बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान है शहजादा मोइन हाजिर है। और बड़ा टाकरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। और अब दोनों टीमें भरपूर तौर पर प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ नजर आ रही हैं और दोनों में से हर टीम की ख्वाहिश होगी कि 2025 का टाइटल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का वो अपने नाम करे। और अगर भारत की बात कर लें तो भारत ये चौथी दफा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेल रहा। और इससे कबल अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के हवाले से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, तो भारत की टीम जो है अब तक नाकाबिले शिकस्त है। जबकि यहां पर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से, तो न्यूजीलैंड की टीम बड़ी बैलेंस नजर आ रही है हर जगह पर। और अगर ओपनर से लेकर उनके बैटर्स की बात करें, उनके बॉलर्स की बात करें, उनकी फील्डिंग की बात करें, उनके स्पिनर्स की बात करें, तो बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी यहां पर न्यूजीलैंड की टीम की नजर आई है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को यहां पर एक शिकस्त का सामना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में करना पड़ा है और वो भारत की टीम ने शिकस्त दी थी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। और फाइनल का बड़ा टाकरा है और इस पर भी बात रहेगी आज हमारे शो के अंदर। और हमारे साथ यहां पर जो है टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इकबाल मेमन साहब है। इकबाल मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और आपसे यही पूछना चाहूंगा कि इस वक्त अगर हम देखें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टाकरा है और चौथी दफा यहां पर टाइटल का फाइनल खेल रही है भारत की टीम। न्यूजीलैंड की टीम को इस टूर्नामेंट में एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो भी भारत की टीम से। और भारत एक दफा फिर उसके मुखालिफ है। फाइनल मैच में बड़ा टाकरा है। किस टीम को एआईजी दे रहे हैं आप और किस किस्म की परफॉर्मेंस की तवक्को रख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम की? देखिए, न्यूजीलैंड ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इंडिया के बॉलर्स के आगे वो बेबस हो गए। और अब भी जो है इंडिया को एडवांटेज इसलिए है कि सारे मैचेस इंडिया ने दुबई में खेले हैं और उनका मोराल भी हाई है क्योंकि वो न्यूजीलैंड से जीते भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके चांसेस ज्यादा हैं। 70-30 का वो है रेशो और 70% इंडिया के चांसेस हैं, 30% जो है न्यूजीलैंड के। अगर कल उन्होंने पहले बैटिंग करके 300 प्लस बना ली है तो फिर जो है हो सकता है। अच्छा, किस टीम की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर के 300 प्लस बना ले? इंडिया की टीम या न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से बात कर रहे हैं? न्यूजीलैंड की टीम अगर वो बना लेती है तो फिर इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। अच्छा, मुश्किलात पैदा कर सकती है। लेकिन हम लास्ट मैच अगर इंडिया और न्यूजीलैंड का देखें तो यहां पर न्यूजीलैंड की टीम की कुछ बैटिंग फ्लॉप हुई। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने भरपूर अंदाज में बैटिंग की और हर मैच में 300 प्लस रन स्कोर करते दिखाई दिए। तो ऐसा लगता है कि यहां पर न्यूजीलैंड की टीम अगर 300 प्लस रन करने में कामयाब हो जाती है तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि यहां पर कामयाबी का तनासुब है, न्यूजीलैंड के लिए आप 30% दे रहे हैं, इंडिया को 70% दे रहा है, तो फिर आप खुद भी कह रहे हैं कि 30% के बाद वाली टीम जो अगर 300 रन प्लस स्कोर कर लेगी तो कामयाबी हासिल कर लेगी। तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाएंगे ना, वो फिर रेशो चेंज हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक प्रेडिक्शन होती है वो भी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो न्यूजीलैंड के फेवर में चली जाएगी। क्योंकि जब इतना स्कोर आप इन पिचेस पे करेंगे दुबई में तो वो तो फिर आपके लिए विनिंग स्कोर होना चाहिए। अगर वो हार जाते हैं तो वो तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि क्या है कि पाकिस्तान में जो भी मैचेस हुए हैं वो बैटिंग पिचेस पे हुए हैं और स्पेशली कजाफी स्टेडियम पे तो आपने देखा कि स्कोर का मार कर दिया उन्होंने। 350 से ऊपर, हाँ 350 से ऊपर स्कोर जो है 2-3 दफा हो चुका। तो ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो उनको प्रैक्टिस है उसके हिसाब से जब वो वहां पे जाएंगे तो वो वहां पे फंसेंगे क्योंकि वहां पे बॉल जो है बहुत ज्यादा ग्रिप कर रही है और बहुत ज्यादा डिविएट कर रही है और स्पिनर्स को बहुत मदद कर रही है। तो इस वजह से और इवन फास्ट बॉलर की बॉल भी जो है वो रुक के आ रही है। तो इस वजह से उनको जो चांसेस हैं वो इंडिया के ज्यादा चांसेस हैं उनके लिए, मतलब एक किस्म का। अच्छा, इंडिया की कौन सी वीक पॉइंट आपको नजर आ रही है जहां पर न्यूजीलैंड की टीम है इस फाइनल मैच में हावी हो सकती है उनके ऊपर? हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये कि वो तभी होगी जब अगर वो पहले बैटिंग करते हैं और तकरीबन 300 प्लस स्कोर करते हैं तब जाके फंसेगी। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑस्ट्रेलिया से जो मैच हुआ है सेमीफाइनल इंडिया का, उसमें भी ऐसे लग रहा था कि होम ग्राउंड और होम क्राउड
उनका जो क्राउड है वो भी उनके सपोर्ट में इंडिया का ज्यादा था, वो उनका नहीं था ऑस्ट्रेलिया का। न्यूजीलैंड के साथ भी यही कंडीशन होगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश बहुत की, लेकिन 2 खिलाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर गए, जिसमें मैक्सवेल था और स्मिथ अगर खड़ा रहता तो शायद वो ही टीम थी जो सबसे ज्यादा जो है इनको कन्फ्रंट कर सकती थी इंडिया को। अब जो है न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में सेकंड रेटेड है, तो इस वजह से अब न्यूजीलैंड ने हालांकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दी है पाकिस्तान में, उसका बड़ा हाइप क्रिएट हो गया है, लेकिन वहां पे जाके बिल्कुल मुख्तलिफ पिचेस होंगी, मुख्तलिफ कंडीशन होगी और होम ग्राउंड है उनका, होम क्राउड है उनका, तो उस पे न्यूजीलैंड के लिए काफी सारी मुश्किलात होंगी। न्यूजीलैंड को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल हम देखें इस टूर्नामेंट में भारत के हवाले से, तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा आउट ऑफ कलर नजर आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, और बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं वो भी, और कोहली अगर हम देखें तो अपना रोल भरपूर तौर पर अदा कर रहे हैं। तो आप समझते हैं रोहित का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है फाइनल मैच में? देखिए जरूरी बिल्कुल है, लेकिन रोहित 40, 45, पिछले मैच में 24 इस तरह के स्कोर करके और अच्छे उस पे रन रेट पे वो स्टार्ट देके जाता है, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है और उनका हर खिलाड़ी जो है ना अपना काम कर रहा है, ये उनकी बड़ी क्वालिटी है। एक भी खिलाड़ी मुझे नहीं लगा कि कोई फ्लॉप होता हुआ नजर आया, हर खिलाड़ी अपना जो है काम कर रहा है, तो इस वजह से इंडिया जो है ना इस वक्त टॉप ऑफ द वर्ल्ड है और इंडिया की टीम बेहतरीन टीम है। और उन्होंने फिर जो अपनी क्या कहते हैं चालाकी कह लें या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कह लें कि वो दुबई को उन्होंने वो रखा, तो वो उनके एडवांटेज में जा रहा है। तो अब ये है कि वो एक किस्म का कोई भी टीम उनसे, मतलब जब ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत सकी, हाँ ऑस्ट्रेलिया के चांसेस थे, ऑस्ट्रेलिया जिस कंडीशन में थी वो जीत सकती थी, लेकिन ये कि वो भी फंस गए। अब ये है कि न्यूजीलैंड जो है उसकी तो पूरी प्रैक्टिस ही जो है वो पाकिस्तान में है और स्पेशली बैटिंग पिचेस पे है, वहां पे बैटिंग जो है फंस जाती है, वहां पे बॉल बहुत ज्यादा ग्रिप कर रहा है, वहां पे बॉल डिविएट कर रहा है, स्पिन कर रहा है और फास्ट बॉलर्स की भी बॉल रुक के आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ज्यादा जा रही हैं, इंडिया के खिलाफ इसलिए। अच्छा, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप हर बात में न्यूजीलैंड को कमजोर करार दे रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें इकबाल मेमन साहब है, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम जो है इस वक्त बड़ी बैलेंस नजर आ रही है, और खासकर अगर उनके स्पिनर्स का रोल देखें तो बड़ा जबरदस्त अदा कर रहे हैं, खुद कप्तान उनके मिचेल बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जिस तरह यहाँ पर जडेजा, कुलदीप ये बॉल अपने म्यार पे बॉल गिरा रहा है, तो इसी तरह यहाँ पर ये दोनों बॉलर्स भी जो है न्यूजीलैंड के अच्छे स्पिन कर रहे हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मतलब है कि उनके जो है ब्रेसवेल और क्या कहते हैं ये सेनेटर जो है ये दोनों अच्छा कर रहे हैं, और सेंटर की एक और भी बात अच्छी है कि वो बहुत अच्छा कैप्टन भी है और बॉल को जितना नपी तुली तरीके से करवा रहा है एज ए स्पिनर, वो रन्स भी कम देता है और जो है बॉल उसकी ग्रिप भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, सेंटर को एक फायदा है जो पाकिस्तान से ज्यादा उसको स्पिन जो है वो दुबई में मिलेगी, लेकिन देखें इंडिया को प्रैक्टिस है उन पिचेस पे। इस वक्त इंडिया टोटल या तो फ्लॉप हो जाए तो फिर तो न्यूजीलैंड के चांसेस अच्छे हैं, वरना जो है मतलब है कि इंडिया को इतने बड़े मैच में हराना मजाक नहीं होगा। हालांकि देखें आप, अच्छा ऑस्ट्रेलिया जो है पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया के अंदर ही फाइनल में खेलते हुए इंडिया को ही हरा के आई, लेकिन इस दफे भी उनके चांसेस अच्छे थे सेमीफाइनल में। अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होती तो फिर हम कहते हैं कि अब जो है ना बराबर की टीम है जो है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इस वक्त इंडिया का पल्ला बहुत ज्यादा भारी है और बहुत मुश्किल हो जाएगी न्यूजीलैंड को जीतना। मतलब है कि उनको तकरीबन 400% मेहनत करनी पड़ेगी इनसे जीतने के लिए। चलें 400% है, यहाँ पर न्यूजीलैंड को अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करने के लिए, और इस कामयाबी में अगर हम देखें तो दरार डालते हुए विराट कोहली भी नज़र आएंगे, जिन्होंने लास्ट से जितनी इनिंग खेली है अपनी टीम को फतह दिलाई है। बिल्कुल बिल्कुल, विराट कोहली तो देखें एक सीजन प्लेयर हैं, एक बेहतरीन प्रो हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे वो भी अब फॉर्म में आ गए हैं, और अब यही है कि दूसरे खिलाड़ी भी अपना जो है ना किरदार बेहतरीन तरीके से जो है अदा कर रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया को कोई मुझे मसला नजर नहीं आ रहा इस वक्त भी। लेकिन ये कि न्यूजीलैंड फॉर्म में है
उनका भी हर खिलाड़ी बेहतरीन खेल रहा है, लेकिन उनके पास मसला जो होगा वो होम ग्राउंड का होगा, होम पिच का होगा, वो इंडिया के फेवर में है, और होम क्राउड का होगा। तो वो सारा जो है इंडिया के फेवर में जाती है ये चीज। इसी वजह से मैंने कहा कि 70-30 का रेशो है, लेकिन ये कि 30 को आप ओवरकम भी कर सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर पहले खेलते हुए 300 प्लस आपने रन बना लिए तो फिर आप जो है फाइटिंग स्कोर करके फिर इंडिया को जो है टफ टाइम दे सकते हैं। चले दूसरी तरफ आए न्यूजीलैंड पर, उनकी बैटिंग पे थोड़ा सा हम जायजा ले लें। तो विलिंदरा बड़ी जबरदस्त बैटिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं, विलियमसन बड़ी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो आज बड़ा मैच के बड़े प्लेयर भी हैं विलियमसन, और हमने देखा है कि कई ऐसी इनिंग खेल चुके हैं माजी में जो अपनी टीम को फतह दिलाने में कामयाब रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे दोनों प्लेयर्स के हवाले से कि जिस तरह अगर यहाँ देखें तो मतलब है कि ये तो इनके शुरू के प्लेयर्स हैं, और विलियमसन जो है वो वन डाउन आते हैं, मगर मसला वही है कि जब मैंने ये कहा कि अगर कज़ाफी स्टेडियम पे खेल रहे होते तो फिर दोनों टीमें बराबर होती, बल्कि न्यूजीलैंड को एडवांटेज होता, और वो 55 और 45 के रेशो से फिर भी मैं उनको 55 दूंगा और उनको 45 दूंगा अगर कज़ाफी स्टेडियम पे। लेकिन दुबई के ग्राउंड पे वो 70 और 30 के रेशो से खेलेंगे, और उनके चांसेस ज्यादा हैं, उनके लिए कंडीशंस बहुत मुफीद है, और उनके पास होम क्राउड भी है, और वो रिलैक्स है वहां पे। जबकि न्यूजीलैंड यहाँ से चल के गई है, वहां पे प्रैक्टिस 1-2 दिन तो उन्होंने की है, लेकिन ये कि देखें मैच प्रैक्टिस जो है ना वो उनको नहीं मिल रही। तो अब जो है वो जब वहां खेलेंगे डेफिनेटली जो है इनका जो कप्तान है न्यूजीलैंड का, उसकी परफॉर्मेंस लथम के बाद जो है वो बहुत बेहतरीन रही है। हो सकता है उसके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज हो जिसमें वो इंडिया को जो है वो फंसा दे, लेकिन ये कि ये चीजें अगेन मैंने बोला कि इंडिया अगर फ्लॉप होती है तो फिर न्यूजीलैंड के चांसेस हैं, वरना जो है न्यूजीलैंड के चांसेस कम है। अच्छा, फिर साथ साथ अगर हम देखें दोनों टीमों में मुआवजा करें तो नंबर 6, 7, 8 पोजीशन पर दोनों के पास अच्छे स्पिनर और अच्छे ऑलराउंडर यहाँ पर मौजूद हैं, और दोनों टीमों में हम देख रहे हैं कि इन नंबरों पर आके खेलने वाले बैटर्स भरपूर अंदाज पे कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो दोनों टीमों का पल्ला तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बराबर है। आप कह रहे हैं 70-30, लेकिन पल्ला बराबर इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम बड़े होप के साथ आ रही है, और जिस अंदाज उसकी कारकर्दगी नज़र आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को बिछाड़ने में कामयाब हो जाएगी फाइनल मैच के अंदर। वजह यह है कि उनके जो नंबर 6, 7, 8 पोजीशन पर जो बैटर्स आ रहे हैं ना बैटिंग करने, वो बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में है, लंबे इनिंग खेलें। लेथम की आप बात करें, फिलिप्स की अगर हम बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है उनकी, और मुश्किल हालात में ना उन्होंने अब तक कारकर्दगी दिखाई है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसा कोई मौका अभी जो इंडिया के पास नहीं आया है कि उनके नीचे नंबर वाले जो बैटर्स हैं वो कुछ परफॉर्म कर सके। शहजादा मोइन, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो मैं तो आपकी बात को सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, थोड़ा रैशनलाइज करते हैं, तो फिर इंडिया की टीम को बहुत भरपूर सपोर्ट है वहां पे। उन कंडीशन पे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, और उनको जो है एडवांटेज है वहां पे। लेकिन ये कि अगेन मैं आपको हम भी यही चाहेंगे कि न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इंडिया ने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की दुबई में खेल के, और उसका नुकसान हमें जो है उसमें भी हुआ कि हमारी टीम भी वहां पे नहीं जीत सकी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। सारी प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ इंडिया को ही वहां सर ये छोड़ दें, ये बातें तो छोड़ दें इकबाल मेमन साहब है कि हमारी टीम को प्रैक्टिस हम होम ग्राउंड पर ही कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे, तो हम दुबई की विकेटों के हवाले से क्या बात करेंगे जहां पर उनके मुकाबले इंडिया की टीम थी। और अब हमने जो है वो बिल्कुल यू टर्न किया, नई टीम बनाई है जिन खिलाड़ियों। इकबाल मेमन साहब, नई टीम कहां से नजर आ रही है आपको? हमें भी जरा बता दें। ये टीम तो वही टीम है, सिर्फ रद्दो बदल ये हुआ है कि कोई प्लेयर T20 खेल रहा है, कोई प्लेयर वनडे खेल रहा है, कप्तान चेंज होना चाहिए। वनडे का कप्तान चेंज हो रहा है, यहाँ पर T20 का। बिल्कुल, ये तो उन्होंने उन 2 खिलाड़ियों को लेके आए जिनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, एक को कप्तान बना दिया और एक को वाइस कैप्टन बना दिया।
अब ये है कि देखें, ये तो ज्यादती चलती रहेगी, ये तो स्नोबॉल इफेक्ट है कि जब आप वो बर्फ वाली पहाड़ी से गिरते हैं तो आपके बर्फ जो है चारों तरफ चढ़ जाती है। तो ये तो आकिब जावेद ने अपने आप को बचाने के लिए दोबारा जो है ये दिखा दिया मोहसिन नकवी को कि देखो मैंने तो चेंज कर दिए हैं अब जो है, मगर ये कि अब दोबारा हार गए तो फिर कोई और स्ट्रेटेजी करेंगे आकिब, क्योंकि आकिब ने तो अपना जुगाड़ फिट कर दिया। गैरी कर्सन को और उसको गिलेस्पी को जो है निकाल के बाहर फेंका, अब खुद बैठे हुए हैं, अब उनके मन मौजी आदमी है, अपनी मर्जी चल रही है, जिसको लेके आए जिसको निकालें, तो वो उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान जीते या हारे, ठीक है, उनका जुगाड़ फिट हो गया। चले, बड़ी अच्छी बात की है आपने यहाँ आकिब जावेद के हवाले से। और कल भी हमने देखा कि सोशल मीडिया में जो यहाँ पर खबरें गर्दिश कर रही थी आकिब जावेद के हवाले से, ग्लिप्सी ने जिस तरह उनके हवाले से बातें की। हमेशा अगर हम एक चीज़ पे नोट करें ना इकबाल मेमन साहब, तो जो फ़ॉरेन होते हैं, जो कोचेज़ हमारे पास हायर होते हैं, उनकी तरजीह कुछ मफादात नहीं होती अपनी, उनकी मेरे ख्याल में जो तरजीह होती है ना वो प्रोफाइल होती है उनकी। अगर वो कोशिश करते हैं कि उनकी टीम, जिस टीम की वो कोचिंग कर रहे हैं, वो टीम के लिए जो है कुछ करते दिखाई दे, वो टीम नंबर 1 पोजीशन पर, नंबर 2 पोजीशन पर फाइज हो, जो फॉरेन कोचेस की सोचे हैं, मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ इसलिए कि वो अपनी प्रोफाइल बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आज पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर है मेरी हेड कोचिंग पर, अगर ऑस्ट्रेलिया की ऑफर आती है मुझे तो वहाँ पर अगर मैं कोचिंग के लिए जाता हूँ और ऑस्ट्रेलिया को मैं नंबर 1 पोजीशन पर बनाता, तो ये प्रोफाइल वो अपनी बेहतर करते हैं। उनसे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि वो अपनी मुफादात के लिए किसी प्लेयर्स को टीम में ला रहे हो, किसी प्लेयर्स को टीम से बाहर कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि टीम जो है आगे की तरफ जाए और उनकी भी प्रोफाइल बेहतर होते हुए दिखाई दे। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और इकबाल मेमन साहब हमारे साथ थे और वो 30 और 70% दे रहे थे और इंडिया को उन्होंने फेवर दिया है कि 70% उनको एज हासिल है यहाँ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, जबकि 30% उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को करार दिया है कि इस मैच के लिए उनको 30% देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चले, अभी कुछ घंटे कुछ बाकी हैं इस फाइनल मैच को शुरू होने में, और साथ साथ क्योंकि फाइनल का टाकरा कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही थोड़ा बताएगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल अगर हम बात कर लें तो इकबाल मेमन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे और बड़ा फेवरेट करार दे रहे हैं दुबई की विकेटों पर वो इंडिया की टीम को, और उन्होंने फेवरेट करा दिया। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इस ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर जो है न्यूजीलैंड की टीम बड़ी बेहतर खेल रही है और फाइनल न्यूजीलैंड की टीम मुझे लगता है कि कामयाबी हासिल कर लेगी, और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और अब हमें यहाँ पर स्टूडियो पर ज्वाइन कर लिया है सोहेबुर रहमान साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रख रहे हैं। सोहेब भाई, पाकिस्तान टीम के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि इकबाल मेमन साहब हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे थे और वो फाइनल मैच के हवाले से काफ़ी बातें कर रहे थे, फेवरेट भी दे रहे थे वो इंडिया को, लेकिन उनके नज़रिए में इंडिया की टीम फेवरेट है, मेरी नज़रिए में न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट है। आपके नज़रिए में पहले कौन सी टीम है, फिर पाकिस्तानी टीम पे चलेंगे? यार अगर हम देखें ना, न्यूजीलैंड ने बड़ी कमांड के साथ क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान से 3 वनडे मकसद कन्विंसिंगली जीत ली उन्होंने। उसके बाद पहला मैच खेले, बड़े आराम से जीत गए। अपना दूसरा मैच बड़े आराम, जो हारे हैं ना मैच, वो भी बड़े प्लान के तहत आ रहे हैं। उनको सेमीफाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका चाहिए था। तो अगर आप देखें, न्यूजीलैंड ने जिस तरीके की बैटिंग इंडिया के खिलाफ की है वो न्यूजीलैंड की बैटिंग नहीं थी। विलियमसन 122 बॉलों पे 80 रन बनाता, और वही विलियमसन 94 बॉलों पे 102 रन बना रहा है। कितना स्ट्राइक रेट है। तो वो हारे भी अपनी मर्जी से थे। तो सबकी अपनी अपनी राय है। आप कह रहे हैं कि नंबर 2 पोजीशन पर आने के लिए उन्होंने वो, आप देखो, वो उनका हक था कि उन्होंने इस तरीके से प्लान करके खेला कि ठीक है हम हारते हैं, तो वो समझते थे कि वो साउथ अफ्रीका को उनका मुकाबला हो जाएगा, कंफर्टेबली जीत लेंगे, और उन्होंने ऐसे ही किया। फिर अचानक आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी आप बैटिंग देखें, मकसद कैसी बैटिंग करी उन्होंने, आउट क्लास बैटिंग, आउट क्लास उन्होंने बैटिंग करके साउथ अफ्रीका को कहीं का नहीं छोड़ा।
तो हम न्यूजीलैंड मुकाबला तो भरपूर किया ना यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने। यार वो मुकाबला जब एक मैच वो हार चुके थे, वो जितना भी मार लेते वो मैच नहीं जीत सकते, वो जितना भी वो कर लें वो मैच नहीं जीत सकते। एक बड़ा टारगेट था जिसको हाँ, एक बड़ा टारगेट था, और उसके बाद आप जब भी देख लें साउथ अफ्रीका मारती रही मगर वो जीतने की पोजीशन पे नहीं आई थी वो। तो हम न्यूजीलैंड को जो है ना आप ये नहीं कह सकते कि नहीं करेगी। इंडिया को आप देखिएगा टफ टाइम देगी इंडिया। आप पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा फंस के खेली, अगर बांग्लादेश 25-30 रन ज्यादा होता तो इंडिया के लिए वो मुश्किल हो जाता। इंडिया ने पाकिस्तान को बड़ा आसानी से हरा दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में देखें वो 249 रन बड़ी मुश्किल से पहुंचे, उन्हीं विकेटों पे न्यूजीलैंड ने उनको ट्रैप कर लिया था। विकेटों की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने तकरीबन मैचेस यहाँ पाकिस्तान में खेले और सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट भी पाकिस्तान में खेला। एक मैच खेलने वो दुबई गए जहाँ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन दुबई की विकेटें अगर हम देखें तो स्पिनर्स को बड़ा सूट कर रही हैं, और अब तक जिस किस्म की परफॉर्मेंस है इंडिया के स्पिनर्स ने दी है ओवरऑल, अगर पल्ला हम दूसरी तरफ देखें न्यूजीलैंड का, तो बुरा न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनर्स नहीं है। उनके पास भी ऐसे स्पिनर्स हैं जो मैच को टर्निंग पॉइंट पे लेकर आते हैं, मैच को फतह दिलाया। खुद कप्तान उनके बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि मुकाबला स्पिनर्स का भी होगा और फिर ऊपर के टॉप ऑर्डर के नंबर 4 पोजीशन तक खेलने वाले बैटर्स का भी रहेगा। एक चीज ना भूलो मोइन, इसी न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया में 150 साल तारीख में कभी इंडिया का शायद वाइट वॉश नहीं हुआ। 3-0 से स्पिनर्स के जादूगर इंडिया में पैदा हुए ना, न्यूजीलैंड ने आके वहां टेस्ट सीरीज मार दी उनको। तो हम यहाँ पर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को भी आप अंडररेट नहीं कर सकते। उनका सेटनर जो है बजाय बड़ा बेजरर सा बॉलर लगता है, मगर क्या करेगा वो, कितनी कमांड के साथ बॉल करता है, कितनी कंट्रोल बॉलिंग करता है। तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भी जो है ना वो इंडिया के स्पिनर्स के हिसाब से बिल्कुल किसी भी तरीके से कम नहीं है। न्यूजीलैंड को वहां पर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे दूसरी बैटिंग करे, हम यह नहीं कह सकते। मतलब इंडिया एक बहुत अच्छी टीम है, इंडिया को एडवांटेज हासिल होगा, मगर वहां पर इंडिया पे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती हैं। देखो ना वहां पर 1,50,000 का क्राउड, 1.5 अरब की आवाम इंडिया के साथ थी फाइनल में ना, और ऑस्ट्रेलिया कैसे मार के चली गई। तो एक टीम पे जो ना ये बहुत प्रेशर होता है, क्राउड की तरफ से प्रेशर, अपनी एक्सपेक्टेशन का, आवाम के प्रेशर। न्यूजीलैंड बड़ा नॉर्मली खेलेगी, न्यूजीलैंड फाइनल में आ रही है, तो हम उसको 70-30 नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है मुकाबला 50-50 का होगा। चलें, आप कह रहे हैं मुकाबला 50-50 का होगा, लेकिन बैटर्स पे थोड़ी बात कर लें, क्योंकि स्पिनर्स पे तो हमने बात की है। बैटर्स भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा न्यूजीलैंड के भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम सिर्फ मुझे जो इंडिया में लग रही है, रोहित का परफॉर्म ना करना। आप समझ रहे हैं कि एक बड़ा मैच है, कोहली अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन रोहित अगर ऊपर से कर जाएंगे तो सपोर्ट हासिल हो जाएगी यहाँ पर कोहली को भी और दीगर आने वाले बैटर्स को भी। ये बात बिल्कुल है कि रोहित शर्मा जो ना थोड़ा सा आउट ऑफ टच है, और रोहित शर्मा अगर परफॉर्म करते हैं, और रोहित की क्वालिटी ये है कि शुरू में जब वो हिट मारते हैं 12-15 ओवर में मैच को हाथ से ले जाते हैं। अगर वो 12-15 ओवर टिक जाते हैं तो वो स्कोर जो है ना 80-90-100 जो है ना आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। ये सवालिया मार्क है उनका, सिर्फ कोहली परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद केएल राहुल गिल ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंडिया के भी परफॉर्म कर रहे हैं बारी बारी। मगर हम दूसरी तरफ देखें, उनका रविंद्रा विलियमसन है, फिलिप्स है, वो एक लाइन लगी हुई है। अच्छा, 8 नंबर तक मैं इसलिए मेमन साहब भी थे, वो नीचे आके अगर उनके यहाँ कोई क्लैप्स हो जाता है तो वो आके नीचे संभालने की सलाहियत रखते हैं। लेथम अच्छी बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल। अब नीचे आ जाए, सेटनर जो है वो हिटे विटे बड़ी अच्छी मार लेता है उसमें से, ब्रेसवेल छक्के उक्के मार लेता है उसमें से। तो वो नीचे आके इंडिया के पास भी हैं, इंडिया के नीचे आके अच्छी बैटिंग करते हैं, जडेजा, पांड्या, कुलदीप, ये सब वो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि मुकाबला 70-30, या सबकी अपनी राय है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर 50-50 का मुकाबला होगा, और कोई बाइद नहीं कि हमें न्यूजीलैंड सरप्राइज दे दे। बॉलिंग के शोबे में आ जाए, और शामी उधर से अच्छी बॉल का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हेनरी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का इधर से न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग का मुजाहरा कर रहा है। तो मुकाबला जो आप बात कर रहे हैं ना कि 50-50% नजर हर तरफ बराबर। जो अभी तुमने बात की, वहां से शामी बॉल कर रहा है, यहाँ से हेनरी बॉल कर रहा है। अगर आप स्पिनर्स देखें, चारों स्पिनर अगर इंडिया के देख लें या न्यूजीलैंड के भी आपको 3 स्पिनर मिलेंगे। वो भी रविंद्रा भी बॉल लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेता है। मकसद किसी भी तरीके से, किसी भी हवाले से हम न्यूजीलैंड को नहीं कह सकते कि यार इस शोबे में, और एक शोबे में न्यूजीलैंड जो है ना पीछे, एक प्लस पॉइंट ये होता है हमेशा
न्यूजीलैंड फील्डिंग में जो एफर्ट्स अदा करती है वो एशियन टीम से कहीं ज्यादा बेहतर फील्डिंग करते हैं। वो लोग एक आध रन आउट ऐसा मारते हैं, ये एक थोड़ा प्लस सा पॉइंट advantage है। है और यहाँ हमेशा पर। से ये ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा हम पे एडवांटेज होता है कि वो एक अचानक से ऐसा रन आउट कर देते हैं, अचानक से ऐसा कैच पकड़ लेते हैं जो कि उनको मैच में वापस लेकर आ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात की सुहेब साहब ने, और इन्होंने कहा कि फील्डिंग जो टीम का रोल होता है ना ग्राउंड के अंदर, वो टीम मैचेस जिताने के लिए काफ़ी, एक कैच मैच को पांसा पलट सकता है। और सही बात कह रहा है। और जो बात इन्होंने कही ना कि एशियन टीमें जो हैं फील्डिंग में थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन यूरोप की जितनी टीमें हैं वो फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त दिखा रही होती हैं। भाई आजकल जो मैचेस में है ना, थोड़ी सी तो बेहतर है ना, किसी ने 10-15 रन रोक लिए, मैच आपके हाथ में आ गया। मकसद आपने 15-20 रन अगर अपने फील्डिंग एफर्ट से रोक लिए, और ये न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी रही है, ये लोग फील्डिंग के अंदर रोकते हैं। और हमारे फील्डर जो हैं, और इंडिया के भी हमारे भी फील्डर, वो उनमें क्वालिटी नहीं है जो कि इन लोगों में। ये एडवांटेज न्यूजीलैंड को जा रहा है इस मैच के अंदर, फाइनल मैच में। और टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा? टॉस बिल्कुल रोल अदा करेगा, मगर मेरा ख्याल है कि ये फाइनल के अंदर जो टीम होती हैं वो बिल्कुल, मगर वो डिपेंड नहीं करती कि हम टॉस जीतेंगे और हम मैच हार गए। मकसद जो टीम, मेरा ख्याल है टॉस अगर जीतेगी तो वो शायद बैटिंग पे जाएगी, और क्योंकि उसके बाद वो स्पिनर से ट्रैप करेगी तो रोल अदा करेगा। मगर मेरा नहीं ख्याल, हम उसको देखें कि न्यूजीलैंड को देखें तो न्यूजीलैंड ने दोनों तरीके से जो है ना परफॉर्म अच्छा किया है, चाहे वो पहले बैटिंग करी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पहले बैटिंग करी है। मगर मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड जो है ना उसको इतनी अहमियत नहीं देगी टॉस को। चलें, टॉस को अहमियत नहीं देगी, चाहे कोई भी टॉस से जीते इस मैच के अंदर। कामयाबी के लिए दोनों टीम खेल रही होगी, फतह के लिए और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हासिल करने के लिए खेल रही होगी। सब साहब थोड़ी सी, क्योंकि ये तो फाइनल मैच पे हमने बात कर ली, दीगर टीमों के हवाले से बात कर ली, थोड़ा पाकिस्तान की टीम पे भी आ जाते हैं। T20 और वनडे के लिए पाकिस्तान की वनडे और T20 के स्क्वाड का ऐलान हुआ, और हम समझते थे काफ़ी तब्दीलियाँ होंगी। तब्दीलियाँ तो नज़र नहीं आए। हम हारते हैं वनडे मैचेस, तब कप्तान तब्दील करते हैं हमें T20 के, तो आप समझते हैं कि ये तो सिलसिला पाकिस्तान में माजी में होता रहा है, एक दफ़ा फिर हो गया, तो इसमें कोई तब्दीली आवाम को शायद ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ बना दिया गया। यार ये तो हमारे यहाँ तारीख भरी पड़ी रही, किसी प्लेयर को हम निकाल देते हैं तो कमबैक उसका जो है ना एज ए कैप्टन ही होता है। मकसद यहाँ पर शान मसूद गायब थे, शान मसूद एकदम आए तो एज ए कैप्टन वापस आए ना। आपने पहले तो शादाब को निकाला क्यों? आपने शादाब को बुरी परफॉर्मेंस पे ही निकाला ना, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि शादाब एज ए कैप्टन वापस आ रहे हैं? तो उनसे फिर सवाल किया जाए कि भाई तूने शादाब को निकाला क्यों था? तो अब लेकर आ रहे हैं ये यानी कि मैं तो कहता हूं कि यार पाकिस्तानी क्रिकेट पे बात करने का दिल नहीं चाहता। पाकिस्तान की तारीख की मेरा ख्याल से बदतरीन क्रिकेट टीम जो है, या बदतरीन दौर जो है ना, हम अपनी जिंदगी में आज का दौर देखें। आज का दौर देखें, बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन साथ साथ क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर हम प्लेयर्स को अगर निकालते हैं तो जब वापसी कम बैक होता है उस प्लेयर्स का, तो एज ए कैप्टन की सूरत में होता है। यही शान मसूद के साथ, यही शादाब के साथ हुआ। और फिर कुछ अरसे कबल अगर हम देख लें तो बाबर जब कप्तानी कर रहे थे वनडे T20 के अंदर, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर जब सरफराज के बाद उनको हैंडल दिया गया, उन्होंने कुछ मैचेस ज़रूर हारे, लेकिन ऐसा लगता था मैच्योर होते जा रहा है परफॉर्मेंस उनकी। अब देख लें कि बिल्कुल चेंज नज़र आ रही है। उस वक्त परफॉर्मेंस अच्छी हुआ करती थी, लेकिन साथ साथ हमने एतमाद करना छोड़ दिया बाबर पे। शिकस्त हुई और यहाँ पर बड़ी आवाज़ें हुई कि कप्तान तब्दील किया जाए, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। हमने अब कप्तान तब्दील किया, हमने कप्तान तब्दील करके शहनशाह आफरीदी को दिया, हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुछ है, अभी हमने शादाब की आपने बात की, शादाब है कि हमने कप्तान T20 में बनाकर भेजा अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, और वहाँ 3-0 की जिल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा। तो आप एक दफ़ा फिर शादाब की तरफ जा रहे हैं। बेशक इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो कप्तानी करते हैं, लेकिन वहाँ एक फ्रेंचाइज की क्रिकेट और नेशनल क्रिकेट में कप्तानी करना बहुत फ़र्क होता है। यार इसको अगर हम थोड़ा सा मुझे टाइम दो, हम बात करें ना, पाकिस्तानी क्रिकेट में तबाही का सिलसिला जो शुरू हुआ ना, देखो टीम को हमारी बर्बाद हो गई थी 2009 का जब हम वर्ल्ड कप जीते थे T20 का, उसके बाद टीम तितर बितर हो गई थी। फिर उसको संभाला अपना मिसबाह-उल-हक ने, और मिसबाह-उल-हक ने बहुत अच्छे तरीके से 4-5 साल कप्तानी की। अच्छा, मिसबाह को भी जिस दौर में टीम दी गई ना, उनके पास भी थोड़े से यंग प्लेयर्स
से आगाज कर रहे थे अपने कैरियर का। उन्होंने उसको मुत्तहिद किया और टीम को बड़ा यूनाइट करके बहुत इंप्रूव करके पाकिस्तान को बड़ी टॉप पोजीशन पे लेकर आके फिर कप्तानी छोड़ी और कप्तानी देके गए सरफराज को, और सरफराज उसी मिसबाह-उल हक की लेगेसी को बहुत अच्छे तरीके से लेके चले और सरफराज अहमद ने बहुत शानदार किस्म की कप्तानी की। 17 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, 11 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाया, T20 में नंबर 1 रहे। ओडीआई के अंदर अगर हम वहां पर तकरीबन 2019 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे, वो तो इंडिया की एक बदमाशी थी, आखिर के 2 मैच हार गए और हमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया, वरना हम आखिर के अपने 3 मैचेस जीत गए थे। तो वहां से एक ज्यादती का सिलसिला शुरू होता है। एक ट्वीट ऐसी की थी कि जनाब एक हमारे कप्तान ने, साबका कप्तान और साबका वजीर आजम का एक ट्वीट जो था ना सरफराज पे भारी पड़ गया। अगर आपको पता हो कि इंडिया के खिलाफ हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में मैच था और कप्तान ने कहा था कि पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, सरफराज ने बहरहाल बैटिंग नहीं करी और हम वो मैच हार गए थे। तो उसकी सज़ा सरफराज को ये मिली कि जनाब हम जो हैं उसके वर्ल्ड कप के अंदर उसके बाद कप्तानी से हटे और उस वक्त सरफराज को हटाना बनता नहीं था, इतनी बुरी परफॉर्मेंस सरफराज की नहीं थी। अगर आपको था कि जनाब फ्यूचर कैप्टन बाबर आजम होगा तो आपको चाहिए था 1 साल उसको सरफराज के साथ लगाते। अच्छा, एक जब तक बाबर रहे कप्तान, मैंने देखा यहाँ पर कि सरफराज टीम के साथ ट्रैवल जरूर कर रहे थे और बाबर खुद कहते हैं कि मैं बहुत कुछ सरफराज से सीख रहा था। वो ट्रैवल कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से सरफराज के साथ ज्यादती कर रहे थे। आप उसको ट्रैवल करा रहे थे या तो आपको सिखा रहे थे, मगर सरफराज को आप बेंच में बिठाने के लिए तो नहीं था ना सरफराज। या तो अगर आपने उसको रखा है, फिर देखो ना बेंच पे बिठाना, आप एक यंगस्टर के साथ ज्यादती कर रहे थे। हमेशा बेंच पे वो प्लेयर बिठाए जाते हैं, नए प्लेयर जो ग्रूम हो, बड़े प्लेयर्स के साथ बैठे हैं, ग्रूम हो। सरफराज जैसा प्लेयर बेंच पे बैठने के लिए थोड़ी है, या तो वो टीम में होगा खेलेगा या वो टीम में नहीं होगा। तो वो जो 1.5 साल का पीरियड था वो ज्यादती की गई थी। तो बाबर आजम को उस वक्त कप्तानी देना, उस वक्त बाबर आजम बहुत अच्छी शानदार बैटिंग किया करते थे, वो मेरा ख्याल से वहां से ज्यादतियों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर बाबर आजम ने कुछ अच्छी कप्तानी की, बुरी कप्तानी की, वहां से जो आपने, ये मैं इसमें प्लेयर्स को कसूरवार नहीं कहूंगा, इसमें बोर्ड का कसूर है। एकदम आपने बाबर को हटा के शहनशाह अफरीदी को कप्तान बना दिया, फिर शहनशाह अफरीदी को हटाते हैं तो फिर बाबर को कप्तान बना दिया, बाबर को हटाते हैं तो शादाब को कुछ अरसे के लिए एक सीरीज के लिए कप्तान बना दिया, फिर आप वो क्या नाम है इसको रिजवान को लेकर आ गए। आपने प्लेयर्स में आपस में वो जो जेल होना था वो खत्म कर दिया। वो आपने हर प्लेयर पे ये डाल दिया कि यार तुम कप्तान बन सकते हो, तुम कप्तान बन सकते हो। तो जब हर प्लेयर कप्तान बनने का सोच रहा होगा तो टीम के लिए कोई टोला काम कर रहा है, टोला बिल्कुल काम कर रहा है, एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। तो उसका नतीजा है ना कि हमारी टीम कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रही। मकसद अब शहनशाह अफरीदी हो गए। शहनशाह अफरीदी उस वक्त तक इफेक्टिव था, आज से 3-4 साल पहले जब उसकी पेस थी तो वो विकेट गिरा, आज उसकी पेस नहीं है, उसके बाद जो क्रिकेट के लिए इंतखाब किया गया है T20 के लिए, मैं समझता हूं कि सही फैसला है कि आप T20 क्रिकेट खिलाएं, उनकी क्रिकेट इतनी रह गई यार। अब तो T20 में भी मेरा ख्याल है कि इन देखो, मैं इसकी क्या नाम है जो आज हमारे कोच बने हुए हैं इनकी मुनाफत की मैं बात करता हूं कि जब ये लाहौर कलंदर के कोच थे तो इनसे पूछा गया कि यार आपका बाबर के खिलाफ प्लान क्या होता। बाबर आजम उन दिनों कराची किंग्स से खेल रहे थे, कहने यार हमारा सीधा सीधा प्लान है जब बाबर आजम और वो खेल रहे होते हैं अलग अलग तो इनको जो ना ज्यादा ओवर खिला दो, क्योंकि ये लोग जितने ओवर्स खेलते हैं ना टीम पर प्रेशर बनता है और हम लोग मैच जीत जाते हैं, और जब ये दोनों मिलके खेलेंगे तो हम तो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो यार एक तरफ तो आप ये प्लानिंग कर रहे हो और जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनते हो तो इनको आप 7 ओपनर बना के भेज रहे हो। तो या तो आप उस वक्त मुनाफकत कर रहे थे या आज मुनाफकत कर रहे हो। यार आप एक अपनी बात की बात आई है तो थोड़ा सा जिक्र कर लें। 2 दिन से बड़ी गर्दिश कर रही हैं खबरें गिलिप्सी के हवाले से और जिस किस्म के उन्होंने बयानात दिए हैं आकिब जावेद के हवाले से कि आकिब जावेद जब सेलेक्टर्स बने तो उसके बाद वो प्लेयर्स के पावर के साथ साथ अगर हम देखें तो कोई सरगर्मियाँ अपनी कर रहे थे और एक टोला सा बना रहे थे। उस टोले में वो कामयाब हुए, उसके बाद हेड कोच बने। फिर हमने देखा कि गैरी क्रिस्टन के साथ साथ यहाँ पर गिलिप्सी भी फारिग हुए कोचिंग की हैसियत से। तो आप समझ रहे हैं कि ये टोले ने उनको हटाया है। यार ये जो टोले वाली बात है ना, ये हर किसी की होती है। मैं इसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता हूँ अपना हमारे चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी को। आप क्यों इतने कच्चे कानों के हैं, आप क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? मकसद फ़र्ज़ करो जो भी जाएगा वो तो अपने पत्ते खेलेगा ना, चाहे आकिब जावेद जाए, चाहे मैं जाऊँ, चाहे तीसरा आदमी जाए, उसकी कोशिश ये होगी सारे पावर मैं लेकर आ जाऊँ। और जैसन गिलिप्सी अगर वहाँ से निकले, गैरी क्रिस्टन निकले, उन लोगों ने सही किया
कि मकसद यार अगर एक पावरफुल आदमी वो आ गया है, जब हमारी नहीं चल रही है, आपने हमें फॉरेन कोच बुलाया है, तो या तो आप हमारा प्लान जो है उसको अमल दरामद करो, उस पर आप अमल दरामद नहीं कर रहे तो उसको फारिग करा दिया। और ये बिल्कुल उसमें चापलूसी में लगे। देखो मेरा कहने का मकसद चापलूसी आप करो, आप अपना ग्रुप टोला लाओ, अगर वो टीम के मफाद में नहीं है तो यार फिर वो ग्रुपिंग वगैरह तो गई ना टीम के लिए। मकसद आप अपना आप सारे के सारे अपने बंदे ले आओ, जो आपके दोस्त यार हैं सब आप बिठा दो, मगर यार कम से कम वो घोड़े तो हों। अगर आप उन जगहों दौड़ने वाले घोड़े, अगर आप उन जगहों पे गधों को बिठा दोगे फिर तो आपके लेकिन साथ साथ जहां ये बयानात चल रहे हैं वहां पर बहुत सी सोशल मीडिया पे आजकल आप देख रहे होंगे 90 वाले प्लेयर्स के हवाले से भी बातें चल रही हैं, क्या कहेंगे इस यार? ये बहुत बिल्कुल सही बयान दिया है राशिद लतीफ ने, बयान दिया है कि यार ये जो 90s के प्लेयर जो है ना ये बकबक करना बंद करें। राशिद लतीफ ने बकबक नहीं बोला, बकबक तो मैं कर रहा हूं। मकसद वो बैठ के हाईलाइट कर रहे हैं इश्यूज, तो यार इश्यूज तो हम भी हाईलाइट कर रहे हैं। अबे भाई आप उसका कोई सद्देबाब तो करो। आप वसीम अकरम इतने बड़े बॉलर हो, आपने पाकिस्तान के अंदर कितने वसीम अकरम प्रोड्यूस कर दिए। वकार यूनुस 3 दफा हेड कोच रहे पाकिस्तान में, कितने उन्होंने वकार यूनुस बना दिए। अपना 2-3 दफा सिलेक्शन कमेटी में हमारे मौलाना साहब इंजमामुल हक आ चुके हैं, इंजमामुल हक ने कितने प्लेयर अपने जैसे बना के चले गए। मोहम्मद यूसुफ बाद में आ चुके हैं। तो यार वो मकसद क्या वो यूसुफ को जिम्मेदारी एक नहीं, जिम्मेदारी है मगर वो बैट्समैन की वो खामियां दूर कर रहे हैं। सकलैन मुश्ताक 90s के, सकलैन मुश्ताक ने कितने फिंगर स्पिनर, कितने दूसरा बॉल करने वाले बॉलर पैदा कर दिए। तो राशिद लतीफ ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई उसकी हाइप को खत्म करो और अब आप नए दौर में सोचो ना यार। जितना हमने 92 गा लिया तो यार हम तो 2009 के अंदर भी इतना नहीं कर रहे हैं, 17 भी यार 17 के अंदर हैं। कितने प्लेयर है, क्या बड़ा कंट्रीब्यूशन है यार। सरफराज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मोहम्मद आमिर का, फखर का, हफीज का, अजहर अली का, इन सब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हसन अली ने परफॉर्म किया था, शादाब ने भी परफॉर्म दी थी। इन लोगों को निगाया जाता। एक 92 का टोला जो है वो बैठा हुआ मखसूस। यार आप फिर आगे बढ़ो ना, आप अपनी एकेडमीज बनाओ, आप फिर प्रोवाइड करो। देखो यहां पर मसाइल का तो हमने भी हल दे दिया। आप इतने बड़े बड़े क्रिकेटर रहे हो, आप उनको जाके हल तो कराओ, किस बॉलर के साथ क्या प्रॉब्लम है। क्रिकेटर को तो अब तुम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंटोर बना दिया है, 50 लाख रुपए कमा भी रहे हैं, टीवी पे बैठकर उनके खिलाफ क्या बोलेंगे आप? ये समझते हैं? ये नहीं, वाकई वो समझ में नहीं आ रहा मेंटोर आपने किस उससे बना दिया। अगर उनको बना दिया तो भैया उनसे काम लो। और उनके देखो मैंने अभी तुमसे बात की ना, आप कुछ भी करो, आप मेंटोर बनाओ, 1-1 करोड़ रुपए दो, उसके रिजल्ट मिलना चाहिए ना। टीम को रिजल्ट मिल रहे हैं, टीम हमारी जीत रही है, आप भैया 2 करोड़ दो, आप अपने पसंद का आदमी बिठाओ, किसी को भी बिठाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। तो चलो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मेंटोर होते हैं, ये अभी पिछले दिनों ही एक मैं एनालिस्ट की बात सुन रहा था टीवी चैनल्स पर, तो वो कह रहे थे कि यहाँ तो जो सेलेक्टर्स होते हैं वो ग्राउंड तक नहीं आते, तो उन्हें क्या पता चलेगा किसी प्लेयर्स के बारे में कि कितनी खूबियाँ उस प्लेयर्स के अंदर है, कितनी मुश्किल हालात में उस प्लेयर्स ने 50 रन स्कोर किए हैं, कितने मुश्किल हालात में किस बॉलर्स ने परफॉर्म किया है। तो यहाँ तो जब सेलेक्टर्स ही ग्राउंड तक नहीं जाएंगे, वो सिर्फ रस्मी तौर पर पेपर्स पे देख के खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे, तो फिर रिजल्ट तो ऐसे आने हैं। ये बिल्कुल एक अलमिया है हमारी क्रिकेट जो तबाही की तरफ जा रही है। देखो अभी जो है ना 3 बोर्ड जो है ना अपनी क्रिकेट को बचा रखा है। एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, एक न्यूजीलैंड की। इन्होंने रेड बॉल के अंदर भी, इन्होंने वाइट बॉल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर दे रखा है और एक प्रोसेस के तहत जो है ना प्लेयर्स आ रहे हैं। हमने जो है ना अपने क्रिकेट स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। हमारे जितने भी बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी होगा, हारिस रऊफ होगा, देखो रेड बॉल के लिए अगर जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 4 डेज क्रिकेट के अंदर आप परफॉर्म नहीं करोगे, आप 15-15, 20-20, 25-25 ओवर के स्पेल नहीं करोगे, आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपना मकाम नहीं बना सकते। हमारे ये जो बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी है, ये 2 ओवर्स के बाद बॉल नहीं फेंक सकते। तो ये जो उन्होंने बात की ना, सेलेक्टर की भी जो तुमने बात की, वो ग्राउंड में नहीं जाते। इसी तरीके से बिल्कुल उसकी वजह यही है ना कि आपने कैंप नहीं लग रहे जनाब। एक ज़माने में मुख्तलिफ किस्म के पूरे मुल्क के अंदर कैंप लगा करते थे और ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बुनियाद पर प्लेयर्स लिए जाते थे। आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात करें, आपने वो उस्मान खान दुबई का, उसको आपने मुस्तकिल टीम के अंदर डाल रखा है। तो यार यहाँ पर एक आपका कीपर बैट्समैन चल रहा था मोहम्मद हारिस, तो मोहम्मद हारिस के साथ आपने ज्यादती करी ना, मुस्तकिल टीम के साथ चल रहा है। अब आपने टूर करा दिए उस्मान खान को, उस्मान खान दुबई से खेल रहा है, वहां से आपने उसका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा दिया और यहाँ भी उसने परफॉर्म नहीं दिया। अब उस्मान खान तो गया ना,
बेकार हो गया। तो यहाँ आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हुआ? तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनाब वो कोचेस, वो सेलेक्टर वगैरह जो हैं, जब तक जाके ग्राउंड के अंदर जाके हम नए टैलेंट को तलाश नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट भी खस्सा पारीना बन जाएगी, फुटबॉल वो हॉकी की तरह, स्क्वाश की तरह। ऐसे ही था ना हमारे कितने बड़े बड़े नाम थे। क्योंकि दौरे न्यूजीलैंड के लिए टीम का ऐलान भी हो गया, कुछ नए प्लेयर्स टीम में शामिल किए गए हैं। क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, उन्हें अगर मौका दे रहे हैं आप, और जहन में ये चीज़ आपने रखी भी है कि T20 2026 जो इंडिया में खेला जाएगा वर्ल्ड कप, उसके लिए आपने तैयारी करनी है, तो अभी से उनको एतमाद देना पड़ेगा, आपको मैचेस और फ्री हैंड देना पड़ेगा कि आप ठीक है, आप अगर एतमाद उन प्लेयर्स पे कर रहे हैं तो आप परफॉर्म करते रहें, खेलते रहें। और फिर साथ साथ एशिया कप है, आप समझे T20 से कबल हमने एशिया कप खेलना है, तैयारियां हमने दोनों के लिए करनी है, लेकिन खिलाड़ियों को अब एतमाद देना पड़ेगा जो नए खिलाड़ी हैं। मुझे तो खुद मैं एक बात तुम्हारी इस पे ऐड करूँ कि हमारे बोर्ड का मुझे समझ में नहीं आती इनकी पॉलिसी। देखो प्लेयर जो है ना 15, 16, 20 प्लेयर उठा लिए जाते हैं, उन पे फिर 4 साल काम कर जाता कि मकसद अगले साल, अगले 4 साल में, 3 साल में जितने बड़े इवेंट है ना, इन 16 प्लेयर में से 20 प्लेयर में से जाना है, ठीक है ना। आपने इससे पहले टूर्नामेंट के अंदर आप अपने प्लेयर्स को लेके जाते रहे, उसमें खुशदिल शाह का नाम कहीं नहीं था और राणा साहब का नाम कहीं नहीं था, अचानक वर्ल्ड कप में आ गए। ये बात समझ में आई। और जो आपका टीम का हिस्सा चल रहे थे, आपने इरफान नियाजी को न्यूजीलैंड का टूर करा दिया, आपने दूसरे प्लेयर्स को न्यूजीलैंड के टूर करा दिया। सुफियान मुकीम आपका अच्छा लगता था। सुफियान मुकीम का आपने जिक्र कर दिया, अभी आप देखें सुफियान मुकीम के हवाले से कि सुफियान T20 में भी शामिल है, वनडे में भी शामिल है, इतना बेस्ट है। उसको आपने क्यों शामिल नहीं किया? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सुफियान मुकीम की जगह बनती थी, इरफान खान नियाजी की जगह बनती थी, खुशदिल शाह और राना फहीम अशरफ को आप किस बुनियाद पर लेकर आ गए थे, ये हमें समझ में नहीं आया। तो आज भी मेरी तमीद बांधने का मकसद ये था कि यार अब आपने प्लानिंग शुरू कर देनी है, आपने वो 15, 16, 20 लड़के सेलेक्ट कर रखे जो आने वाले अगले 4 साल के अंदर आईसीसी इवेंट का हिस्सा हो। तो कैसे होंगे? यहाँ पर सऊद शकील बाहर होते हैं, यहाँ कामरान गुलाम बाहर होते हैं, यहाँ मोहम्मद हसनैन बाहर हो जाते हैं, जिन्होंने आईसीसी का मैच ही नहीं खेला वो टीम से बाहर हो गए। अब वो सऊद शकील का समझ में नहीं आया, उसने तो 64 रन किए थे, जो लड़का परफॉर्म किया वो टीम से बाहर हो गया। उसको आपने बाहर कर दिया। जब एतमाद उसका बहाल हो रहा है, एक नंबर वो क्या नाम है, किस बुनियाद पे बाहर कर दिया? सबसे अच्छा स्पिन को वो खेलता है, जैसे भी वो तो परफॉर्म करने वाला बंदा है। तो यहां पर इनका कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन जैसा सिस्टम बिगड़ा हुआ ना, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारी क्रिकेट टीम जो ना तबाही का शिकार है, तबाही का शिकार है। सिर्फ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब साहब कह रहे हैं कि तबाही का शिकार नजर आई है टीम, इस तरफ अब हमें खास तवज्जो देनी पड़ेगी, और यकीनन जब तवज्जो देंगे ना तो सिलेक्शन अच्छी होगी और अच्छे लड़कों का इंतखाब होगा जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो टीम बेहतर से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। और साथ साथ ज़ैब साहब ने ये भी कहा कि अगर आपको तैयारियां करनी है ना किसी भी बड़े इवेंट के लिए, तो उसके लिए खिलाड़ियों को भी वक्त दिया जाए और एक प्लेयर्स का हम एक ग्रूम बनाना चाहिए जहां पर 20 से 30 प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हों और वो परफॉर्म करने वाले प्लेयर हों डोमेस्टिक में, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।